हेलो गाइस एंड वेलकम टू लर्न विद जेएंडेक रिएक्ट सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया था जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस को हम कैसे जेएसएक्स में कॉल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिएक्ट के अंदर जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स होते क्या है, कंपोनेंट्स को यूज कैसे कर सकते हैं और कंपोनेंट्स का रोल क्या है रिएक्ट जेएस के अंदर, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्हीं की वजह से वन ऑफ द मेन एलिमेंट रिएक्ट का, या कह सकते हो वन ऑफ द मेन फंक्शनैलिटी रिएक्ट की ऐसी है कंपोनेंट्स, जिसकी वजह से रिएक्ट को ज़्यादा अच्छा माना जाता है और रिएक्ट को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। इसी एक चीज़ की वजह से वन ऑफ देम कहूँगा, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, जस्ट वन ऑफ देम। कंपोनेंट एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिएक्ट के अंदर जो रिएक्ट को उठाती है, मतलब लोगों की नज़रों में उठाती है। सो चलो देखते हैं कंपोनेंट्स होते क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स गो। ओके गाइस, सो लेट्स अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स होते क्या हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स की डेफिनेशन समझ लो, कंपोनेंट्स होते क्या हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो जनरली कंपोनेंट्स इन रिएक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस इतना याद रखना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ रिएक्ट इज कंपोनेंट। कंपोनेंट को तुम्हें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अगर मैं आसानी से बताऊं ना, तो एक सेकंड दो मुझे, मैं जो इसको बड़ा कर लूं, तुम लोग को थोड़ा सा बताता हूँ, कंपोनेंट की डेफिनेशन अच्छे से समझाता हूँ। कंपोनेंट्स आर रीयूजेबल, कह सकते हो रीयूजेबल एलिमेंट्स, जिनकी वजह से जिनकी वजह से हम वेबसाइट या फ्रंट एंड पर इजी डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्या मतलब, मैं समझाता हूँ। इजी डेवलपमेंट, इजी एंड फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, इजी एंड फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, इजी एंड फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट। आसानी से बताऊं, रीयूजेबल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। एक वेबसाइट है हमारे पास, नॉर्मल सी, उसके अंदर हमारे पास एक कार्ड है, एक नैब बार है, एक स्लाइडर है, उसके मजीद नीचे तीन चार कार्ड्स और आ रहे हैं, एक और कार्ड है, एक और कार्ड है, उसके नीचे एक एक हेडिंग है, फिर नीचे कुछ कैरोजल्स हैं, इमेज कैरोजल्स हैं। ये जितने डब्बे मैंने बनाए ना, ये हर एक डब्बा इट्सेल्फ एक क्या है, इट्स अ कंपोनेंट। कंपोनेंट वो चीज़ें होती हैं जो हम रिएक्ट के अंदर यूज़ करते हैं वन टाइम बनाते हैं उसको हम, और उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं पूरी रिएक्ट के अंदर। अगर मैंने ये कार्ड बना लिया ना रिएक्ट के अंदर एज अ कंपोनेंट, मैंने इसको क्रिएट कर लिया है, तो मैं इसको पूरी वेबसाइट में बार बार यूज़ कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड रिएक्ट कंपोनेंट्स, सिंपल एज दैट। हर वो चीज़ एक कंपोनेंट है जो तुम लोग बार बार यूज़ करना चाह रहे हो। फॉर इंस्टेंस सर, ये एक बटन आ रहा है, ये बटन बार बार मेरी वेबसाइट में आएगा, इसको मैं क्या कॉल करूंगा, इसको मैं कंपोनेंट बना लूंगा और मैं इसको बार बार बना लूंगा। दैट्स इट। ये कार्ड है, ये कंपोनेंट है। नैब बार है, मुझे बार बार यूज करना है, नैब बार है ना, हर पेज पे नैब बार आएगा। क्या तुम हर पेज के लिए अलग अलग नैब बार बनाओगे? नहीं, हम इसको क्या बना लेंगे, कंपोनेंट बना लेंगे। इन शॉर्ट टर्म अगर इजीली बताऊं, हर वो चीजें कंपोनेंट है जो तुम लोगों ने वेबसाइट में बार बार यूज करनी है। दैट इज वाई एक क्रिएट के अंदर हम कंपोनेंट्स को अलग से क्रिएट करते हैं और हम उसको बार बार कॉल करते हैं। लेट्स सी क्रिएट कैसे करते हैं कंपोनेंट्स को। फॉर इंस्टेंस आज हम एक एक छोटी सी वेबसाइट बनाएंगे इसके अंदर, और उसके अंदर हम कंपोनेंट्स के थ्रू ही बनाएंगे। अब नॉर्मली कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए जस्ट एसआरसी फोल्डर के अंदर आओ, या तो डायरेक्ट यहीं पे ही कंपोनेंट क्रिएट कर लो, जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट एक कंपोनेंट का नाम लिखे कंपोनेंट क्रिएट कर लो, जस्ट लिखो नैब बार डॉट जेएस, कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। बट दैट्स नॉट अ गुड मेथड कि तुम लोग डायरेक्ट उसी के अंदर कंपोनेंट्स क्रिएट करते जाओ, सारे कंपोनेंट एक ही जगह पड़े हैं, जस्ट कंफ्यूजन हो जाएगी। वाई नॉट जस्ट क्रिएट अ वन फोल्डर, एक फोल्डर क्रिएट कर ले हम और उसके अंदर हम अपने कंपोनेंट्स को रखें। कैसे, एसआरसी के अंदर आओ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लो कंपोनेंट्स के नाम का, जिसके अंदर मेरी वेबसाइट के सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। जस्ट एक सिंपल सा कंपोनेंट का फोल्डर बनाओ और उसको ओपन करके इसके अंदर अपने कंपोनेंट्स बनाओ। जैसे मैंने एक नैब बार बनाना है, तो मैं जस्ट नैब बार डॉट जेएस भी लिख सकता हूँ और नैब बार डॉट जेएसएक्स भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। तुम जेएस लिखो तब भी वर्क करेगा, जेएसएक्स लिखो तब भी वर्क करेगा, ये तुम्हारी मर्जी। आई एम जस्ट राइटिंग इट एज अ जेएक्स, सिंपल, क्योंकि मैं एक नैब बार क्रिएट करने जा रहा हूँ। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एक चीज का बहुत ख्याल रखना जो मैंने गलती कर दी है, दैट इज कंपोनेंट का नाम हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। पहला लेटर हमेशा कंपोनेंट का क्या होना चाहिए, कैपिटल। जरूरी है सर, जरूरी है।
इसके बगैर तुम लोग कंपोनेंट को प्रॉपरली कॉल नहीं कर पाओगे। जस्ट कंपोनेंट का पहला लफ्ज जो होगा ना उसको कैपिटल रखना है, सिंपल। ये देखो जैसे मैं कंपोनेंट्स में आया, मैंने एक नैब बार का कंपोनेंट बना लिया, इसके अंदर मैं नैब बार बना लूंगा, सिंपल। इधर आओ नैब बार डॉट जेएस और यहाँ लिखो राफसी। क्या लिखोगे? RAFCE। एंटर करो तो तुम्हारे पास एक, कह सकते हो एक बॉयलर प्लेट आ जाएगा रिएक्ट का, जिस जो मतलब हर कंपोनेंट हर फाइल के अंदर लाजमी लगाना होगा। तुम्हें रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और फिर इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये कैसे आया सर? सिंपल लिखो राफसी। अब इस काफी स्टूडेंट्स का नहीं आ रहा होगा, उसकी वजह क्या है? तुम लोगों ने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। कौन सी एक्सटेंशन? एक्सटेंशन में जाओ, यहाँ पे तुम्हारे पास एक बड़े मजे की एक्सटेंशन आएगी, मैं जिसको नीचे कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक्सटेंशन है ES7 प्लस रिएक्ट स्निपेट्स के नाम का, ये वाला ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स के नाम का। इसको सिंपली क्या कर लो, अपने पास इंस्टॉल कर लो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसको इंस्टॉल कर लो। ये तुम्हें ये चीजें देगा, शॉर्टकट्स होते हैं इसके अंदर। उसको यहाँ नीचे चेक करो ना, इसके फीचर्स में इधर आओगे, ये ऑप्शंस दे रहा होता है कि कौन सी कमांड क्या करती है। ये लिखोगे तो ये कमांड रन हो जाएगी, सारा कुछ इसके अंदर ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो जस्ट इधर आओ, मैं सारी चीज़ समझाऊंगा। ये इंस्टॉल करने के बाद एक बार अगर चल गया, ऐसे आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक काम करना, एक बार अपने ये VS कोड को क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेना। जस्ट लिखो रापसी। रापसी लिखोगे तो तुम्हारा बॉयलर प्लेट रिएक्ट का ऑलरेडी आ जाएगा। रिएक्ट का बॉयलर प्लेट जो है ना तुम्हारा, वो ऑलरेडी आ जाएगा। जैसे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, सिंपली एक हमने क्या किया हुआ है, कांस्टेंट नैब बार का नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर क्या लिया? फैट एरो फंक्शन। क्या जरूरी है फैट एरो फंक्शन लेना? कोई जरूरी नहीं है, तुम डायरेक्ट फंक्शन भी ले सकते हो। जैसे इसके अंदर तो डायरेक्ट ये भी क्रिएट हुआ है, किसी और फाइल को देखते हैं। अब यहाँ पे मैं फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा। ओके, सो वंस तुम लोग इंपोर्ट कर लो अपना रिएक्ट को प्रॉपरली, यहाँ पे जस्ट क्या करो, रापसी लिखोगे, ऑलरेडी आ जाएगा तुम्हारा, जो स्नैप बार क्रिएट होकर आ जाएगा। इस तरह के हम डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं इसी के अंदर एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ स्लाइडर के नाम का। आई जस्ट क्रिएट इट नेम, गलती ना करना, जस्ट क्या लिखना, स्लाइडर डॉट जेएस सिंपली। मैं ऑलरेडी तुम लोग को बता चुका हूँ कि क्या हम ये जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसमें क्या क्रिएट किया हुआ हमने, कांस्टेंट नैब बार प्रॉपरली, और उसके अंदर क्या क्रिएट किया हुआ, एरो फंक्शन। के एरो फंक्शन के अलावा भी हम बना सकते हो, जो सिंपल फंक्शन भी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट के अंदर, तो तुम लोग उसको एक्सेस करोगे। इसकी अगर तुम्हें आइडिया नहीं है, ES6 वर्जन की जावास्क्रिप्ट का तुम्हें आइडिया नहीं है, तो जस्ट उसको देखो एक बार, तुम्हें सारी समझ आ जाएगी, बहुत ईजी है। सिंपली मैंने दो ले लिए, इसमें भी सिंपल क्या कर लेता हूँ, रापसी, तो इधर भी एक स्लाइडर नाम का कंपोनेंट आ जाएगा। इसी के नीचे मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ कार्ड्स के नाम का, कार्ड्स डॉट जेएस, और इसमें भी रापसी करके मैं सिंपली इसको रख लेता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये तीनों कंपोनेंट्स जो मैंने क्रिएट किए हैं, ये जो तीनों कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं, इस ऐप डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर आ जाए। अगर मैं देखूँ तो ऐप डॉट जेएस के अंदर फिलहाल ये रन कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे रन किया है। तो इनको कॉल करने के लिए सबसे पहले मुझे इनको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को यहाँ पे क्या करना है, हमने इंपोर्ट करना है अपने पास सिंपली। तो जस्ट लिखो यहाँ पे इंपोर्ट navbar फ्रॉम, जस्ट इंपोर्ट navbar फ्रॉम, और यहाँ पे जहां से भी तुम लोगों ने फाइल, जैसे मैंने एक फोल्डर के अंदर क्रिएट किया हुआ, अगर तुम लोग फोल्डर के अंदर क्रिएट नहीं किया हुआ, जस्ट डालो ./navbar सिंपली। लेकिन मैंने कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर रखा हुआ है इसको, तो मैंने किसके अंदर रखना है, इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर से इसको कॉल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है navbar.js, तो मैंने इसको सिंपली यहाँ पे कॉल करना है, और फिर यहाँ पे आया जस्ट फ्रेगमेंट्स के अंदर, और यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बनाओ, और इसके अंदर मैं जस्ट सबसे पहले नैब बार को कॉल कर लूंगा अपने पास सिंपली। अब हमारे पास एक छोटा सा माइनर सा एरर को पढ़ते हैं। एरर क्या आ रहा है, इट डिफर्स फ्रॉम द फाइल माई न्यू कंपोनेंट्स नैब बार डॉट जेएस। हालांकि मैंने सेम नैब बार डॉट, क्योंकि मैंने इसको रीनेम किया, वो फर्स्ट वाली फाइल को उठा रहा है, याद है मैंने छोटी पहले नेम के साथ क्रिएट की थी, जो उसके साथ उठा रहा है। एक बार ब्राउजर को जस्ट रिफ्रेश कर लो, एक बार VS कोड को दोबारा ओपन कर लो, तो ये एरर तुम्हारा हट जाएगा। ठीक है, ये VS कोड के अंदर कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है, तुम लोग अगर पहले स्मॉल कैरेक्टर के साथ ओपन करते हो फिर दोबारा ये प्रॉब्लम करते हो, इसको एक बार रन कर लेना क्लोज करने के बाद, ताकि तुम्हारा सर्वर डाउन हो जाता है। npm स्टार्ट कर लो एक बार सिंपली, और जस्ट अपने कंपोनेंट्स को सिंपली क्रिएट कर लो। मैंने 3 कंपोनेंट्स क्रिएट किए और मैंने दोबारा अपने सर्वर को ऑन कर लिया, दैट्स इट। तो मेरे पास देखना ऐप डॉट जेएस के अंदर कौन से कंपोनेंट को कॉल किया मैंने, नैबार। अब कॉल कैसे करते हैं उसका ख्याल रखो। कॉल करने के लिए सिंपली क्या करो, एक कस्टम टैग क्रिएट कर लो। कस्टम टैग कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपली मैं अब जैसे स्लाइडर को भी मैंने कॉल करना है, तो मैंने लिखा इंपोर्ट, सिंपली इंपोर्ट स्लाइडर फ्रॉम डबल कोट्स, और यहाँ पे डालो ./ अगर डायरेक्ट यहीं बनाया हुआ ना तुम लोगों ने सोर्स के अंदर ही डायरेक्ट कंपोनेंट क्रिएट के लिए, क्योंकि कुछ लोग सोर्स के अंदर ही क्रिएट करते हैं, तो डायरेक्ट लिख लो स्लाइडर सिंपली। लेकिन मैंने पहले कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर रखा हुआ है और फिर स्लाइडर को कॉल किया हुआ है, दैट्स इट। तो सबसे पहले स्लाइडर को इंपोर्ट करो कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर, और फिर स्लाइडर को यहाँ से
इंपोर्ट कर लो। यहाँ पे जाके कस्टम टैग क्रिएट कर लो। यहाँ पे सिंपली क्या लिखो, एरो, सिंपली जैसे टैग का होता है स्लैश एरो क्लोज, सिंपल। तो देखो नेक्स्ट कंपोनेंट भी हमारा आ चुका है। थर्ड सेम हमने कार्ड्स का कंपोनेंट बनाया था, तो जस्ट यहाँ पे लिखो कार्ड्स स्लैश और इसको इंपोर्ट कर लो। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कार्ड्स फ्रॉम जस्ट डबल कोट्स डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश कार्ड्स, सिंपल। तो तुम्हारे यहाँ पे कार्ड्स वाला कंपोनेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा नॉर्मली। तो तुम लोग अपने अकॉर्डिंगली कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकते हो और कंपोनेंट को इंपोर्ट भी कर सकते हो। अगर मैं navbar डॉट जेएस के अंदर जाऊँ, मैं इसके अंदर प्रॉपर्ली अपना navbar बना लूंगा। आई जस्ट रिटर्न और मैं फ्रेगमेंट्स ले लेता हूँ यहाँ पे, सिंपली रिटर्न फ्रेगमेंट्स करता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं प्रॉपर्ली अपना एक navbar क्रिएट कर लूंगा। navbar क्रिएट करने के लिए मैं एक div ले लूंगा और इसको एक क्लास दे दूंगा। तो जस्ट नैब, अब इसका ख्याल रखना कि रिएक्ट के अंदर जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पे क्लास नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास नेम। इस चीज़ का ख्याल रखना। वहाँ पे हम जैसे नॉर्मल एचटीएमएल के अंदर हम क्लास को कॉल करते हैं तो कैसे लिखते हैं, डिव क्लास इक्वल्स टू, दैट्स इट। यहाँ पे हमने अगर क्लास बनानी तो हमें लिखना पड़ता है प्रॉपर क्लास नेम। आईडी को बनाना होता है तो सिंपल आईडी लिखनी पड़ती है, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन अगर क्लास कॉल करनी होती है तो हम क्या लिखते हैं, क्लास नेम, लाजमी। इसी का क्लास नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स और जो भी क्लास नेम रखना चाह रहे हो। मैंने इसका क्लास नेम रख दिया navbar, दैट्स इट। मैंने एक क्लास बनाई जिसको मैंने क्या साइन कर दिया, navbar, सिंपल एज दैट। इसके अंदर मैं सबसे पहले लोगो लेना चाह रहा हूँ, तो जस्ट मैं लोगो इमेज की फॉर्म में रखूंगा। तो टैग बना लेते हैं इमेज का, और याद रखना क्योंकि सिंपल टैग ले रहा है तो हम इमेज का टैग उठाएंगे और जस्ट यहाँ पे डाल दूंगा मैं src इक्वल्स टू डबल कोट्स, यहाँ पे सोर्स का लिंक दे दूंगा। तो मैं जस्ट नेट से कोई उठा लेता हूँ फिलहाल के लिए, नॉर्मल सा। तो एक काम करते हैं, नेट पे जाते हैं, कोई एक सिंपल सा लोगो उठा लेते हैं। गूगल लोगो, गूगल का लोगो उठा लेते हैं कहीं से। विकीपीडिया के पेज से उठा लेते हैं, हाँ। इसको टू विकीपीडिया और यहाँ से इसका लोगो उठा लो सिंपली। अच्छा, जस्ट यहाँ से विजिट करके उठा लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ आ रहे लोगो, राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ जाके इमेज एड्रेस को पेस्ट कर दो। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, लोगो आ जाना चाहिए, दैट्स इट, लोगो आ रहा है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, एक और डिव क्रिएट करनी है। तो जस्ट ये मेन डिव है हमारी, तो मैंने एक और डिव बनाई और यहाँ पे इसके अंदर मैंने मेन्यू रखना है, तो मैंने इसको भी क्लास नेम दे दिया, क्लास नेम इज इक्वल टू मेन्यू, और सेम इसके अंदर लिस्ट क्रिएट कर लो। तो मैं H3 की फॉर्म में ले रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे मर्जी लो। आई जस्ट क्रिएटेड नेम विद द नेम ऑफ एस H3 होम। इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे, अबाउट अस। अब डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की, कंट्रोल ऑल्ट और डाउन की, सॉरी, कंट्रोल ऑल्ट और डाउन की मारोगे तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जिस लाइन पे भी होगा। तो मैं जस्ट उसको डुप्लीकेट करके, मैं जस्ट उसको क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट करके, तुम्हारे चक्कर में मेरा भी डाउन नहीं जा रहा, शिफ्ट ऑल्ट एंड डाउन की, दैट्स इट। होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग्स एंड कॉन्टैक्ट अस। हम सिंपली इसको क्या कर लेंगे, ब्लॉग्स एंड कॉन्टैक्ट अस, सिंपली। जस्ट इसके नीचे एक बटन भी रखना चाह रहे हो तो जस्ट डायरेक्ट बटन का टैग ले लो। ठीक है। अगर इसको डायरेक्टली तुम लोग करना चाह रहे हो ना, स्टाइल करना चाह रहे हो, तो जस्ट सिंपली क्या करो, यहाँ पे इंपोर्ट कर लो एक किसी भी एक CSS को। जैसे मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी कंपोनेंट्स के नाम की एक CSS क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ navbar डॉट CSS, अपनी एक CSS बना लो इसके लिए। navbar के लिए सेपरेट CSS मैंने क्रिएट कर लिया और उसको navbar में लाके इंपोर्ट करना है। जस्ट लिखो इंपोर्ट और अपनी CSS फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, डॉट स्लैश navbar, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, navbar डॉट सी एस एस। तुम्हारी CSS यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। मैं navbar डॉट सी एस एस में जो भी लिखूंगा वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेट्स सी, मैं एक काम करता हूँ, navbar के अंदर सबसे पहले कॉल करूंगा navbar को। तो आई जस्ट राइट इट नेम एज अ navbar। navbar को विड्थ दे दूंगा 100%, हाइट दे दूंगा 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा रॉयल ब्लू। देखो, तो हमारे बिल्कुल नैब बार के बैकग्राउंड पे कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू कलर का। अब ये वाली CSS अप्लाई हुई है सिर्फ नैब बार कंपोनेंट के लिए मैंने क्रिएट की हुई है। उसी के अंदर मैं एक काम करूंगा, क्योंकि लोगो बहुत बड़ा आ रहा है और मैंने बहुत जूम किया हुआ है, आई थिंक यस, तब भी बहुत बड़ा आ रहा है जो जूम किया हुआ है यहाँ पे। तो एक काम कर सकते हैं, जैसे इसको एक पैडिंग दे देता हूँ, टॉप बॉटम 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट 100 पिक्सल, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सेंटर में हो जाए।
और दूसरा एक काम और हम कर सकते हैं, इसको दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। बाकी सेम प्रॉपर्टीज है, आप इसको दे सकते हो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम्स, लाइन आइटम्स सेंटर, दैट्स इट। ये देखो हमारा प्रॉपर्ली नया बार क्रिएट हो चुका है। तो जो स्क्रीन से कुछ चीज़ें बाहर जा रही हैं वो इसलिए बाहर जा रही है क्योंकि मैंने इसके बॉडी को अभी तक वो नहीं दिया। यूनिवर्सल सेलेक्टर से सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर बॉक्स मार्जिन 0 करके और पैडिंग 0 करके, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, दैट्स इट। अब प्रॉपरली आ रहा है। तो जस्ट इसी तरह मेन को भी सिलेक्ट करके हैश मेन्यू को, क्योंकि मैंने क्लास ली थी तो डॉट मेन्यू, और यहाँ पे हम कर लेंगे इसको डिस्प्ले दे देंगे फ्लेक्स, सेम प्रॉपर्टी होगी। गैप दे दो इसको थोड़ा सा, गैप 30 पिक्सल। अब नॉर्मल, मैं ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करूंगा, जस्ट समझा रहा हूँ तुम लोग एक कंपोनेंट। अब देखो जैसे हमने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया नैप बार वाला, नैप बार डॉट जीएस, वो हमारे पास यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुका है। तो हम इस कंपोनेंट को जस्ट क्लोज कर देंगे, दैट्स इट। अब मैं स्लाइडर में अपनी स्लाइडर इमेज रखना चाह रहा हूँ, तो जो स्लाइडर वाले कंपोनेंट के अंदर आऊंगा और जस्ट इसके अंदर आ जाऊंगा यहाँ पे। या तो डायरेक्ट इसी के अंदर कर लो या तो फ्रेगमेंट्स कॉल कर लो, बेहतर ये है फ्रेगमेंट्स बनाओ पहले अपने प्रॉपर्ली और उसके अंदर मैं एक इमेज का टैग रखता हूँ, ठीक है। तो उसमें प्रीवियस वाला इमेज टैग हटाया मैंने और जस्ट एक इमेज के टैग को रख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर दे दिया मैंने सोर्स, और सोर्स के अंदर मैं इमेज का यूआरएल डाल दूंगा। तो मैं पिक्सेल से कोई भी अच्छी सी इमेज उठा लेता हूँ टेक्स्ट से रिलेटेड, आई जस्ट टेक। और इसकी या तो सेपरेट सीएसएस बना लो या तो वो भी यूज़ कर सकते हो, तुम लोग चाहते हो अपनी मर्जी की। तो मैं ये वाली इमेज यूज़ करूँगा, आई जस्ट कॉपी इमेज एड्रेस, मैं जस्ट यहाँ पे इमेज एड्रेस पेस्ट कर दूंगा और ये देखो हमारे यहाँ पे एक इमेज आ जानी चाहिए, दैट्स इट। इसको सीएसएस देना चाह रहे हो सेम, तो इसको एक क्लास दे दो, बल्कि इसको एक हम पेरेंट के अंदर रख के रखते हैं यहाँ पे। जैसे काम करते हैं, एक डिव बनाता हूँ मैं, उसके अंदर रखता हूँ मैं इसको और फिर इसको बड़ा कर लूँगा, ठीक है। एक डिव क्रिएट करके उसके अंदर रख लेंगे हम इसको, ठीक है, यहाँ पे। और इस डिव को एक क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम इक्वल्स टू स्लाइडर, और इसकी सी एस एस अपने। मैं यार नैप बार वाली, तुम लोग सेपरेट सेपरेट बना लो तुम्हारी मर्जी, मैं जस्ट नैप बार वाले को उठा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दिया नैप बार वाले सी एस एस को ही कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और इसी के अंदर जाके मैं इसको डिज़ाइन कर लूँगा, मुझे सेपरेट की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जस्ट स्नैप बार के पास आया, मैंने लिखा डॉट स्लाइडर, और मैंने स्लाइडर नाम का ही बनाया था, हाँ स्लाइडर नाम का ही बनाया था। जस्ट डॉट स्लाइडर लिखो और इसको दे दो वेट 100%, हाइट दे दो इसको 100%, और यहाँ जाके डॉट स्लाइडर नाम के इमेज को कॉल कर लो। तो मैं फ्रंट एंड आनी चाहिए यार एच टी एम एल सी एस एस में, यहाँ पे एच टी एम एल सी एस एस में पढ़ाने आया तुम लोग को। जस्ट विथ 100% दिया तो देखो स्क्रीन पे फैल गया। हाइट थोड़ी कम कर लूँगा मैं, हाइट देता हूँ मैं इसको अराउंड देता हूँ 80%, आई थिंक 80% ठीक रहेगी। जस्ट इसको क्लोज भी करना पड़ेगा मुझे, हाँ 80% इम्प्लीमेंट नहीं हुई इस पर। हाइट 80%, 50%, इमेज पे हाइट क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही। डॉट स्लाइडर की इमेज जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना हम, हाँ डॉट स्लाइडर की जो इमेज है उसको विथ 100% दे दो, हाइट उसकी 50% रखो। पेरेंट को तो मैंने 100% दी हुई है, क्यों पेरेंट की हाइट कम करके देखें, हाइट 50%, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा भाई, क्या हुआ तुझे। जस्ट विथ इसकी 100%, हाइट भी 100% रखी हुई है। डॉट स्लाइडर की हाइट जो 50%, एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के इंपॉर्टेंट दे के देखते हैं, मे बी नहीं, नहीं सुधर रहा ये, नहीं सुधर रहा। अगर मैं इसको फिक्स दे दूँ 500 पिक्सल, तब भी ऐसे ही करेगा ये, हाँ फिक्स से चल रहा है बट ये पेरेंट की नहीं सुन रहा, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ चलो हम फिलहाल फिक्स दे देते हैं, जस्ट मेक इट एज 800 पिक्सल ताकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, दैट्स इट। इमेज खराब आ रही है, जस्ट मेक इट ऑब्जेक्ट फिट कवर, सिंपली, दैट्स इट। देखो प्रॉपर्ली आ चुका है। इसके नीचे तुम लोग फिर इसी तरह सेम कार्ड्स कंपोनेंट के अंदर जाओगे, कार्ड्स को क्रिएट करोगे।
इस वीडियो में जो तुम्हें समझ आना चाहिए, मैं ज़्यादा फर्दर ऑन जाऊंगा नहीं, इस वीडियो में जो तुम्हें समझ आना चाहिए दैट इज कंपोनेंट्स होते क्या हैं, कंपोनेंट्स को कॉल कैसे किया जाता है, कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कैसे किया जाता है, और कंपोनेंट का यूजेज क्या। अब हमने जैसे एक बार नया बार बना लिया ना, अब मेरे पास 10 हो 20 हो 50 पेज हो, मैं जस्ट इस कंपोनेंट को कॉल करूंगा और जस्ट यूज कर लूंगा अपने पास। दैट्स इट। ये एक इंपॉर्टेंस है कंपोनेंट्स की रिएक्ट जेएस के अंदर। आई होप तुम लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो प्रॉपरली, तो मैं असिस्ट करूंगा ज़रूर तुम लोगों को। बाकी अगर सीरीज़ पसंद आ रही है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।